बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हमारा टॉपिक है चैप्टर जो स्टार्ट हम कर रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस हमारे सिलेबस में यूवी है, आईआर, एनएमआर। तो थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन रेडिएशंस के हवाले से कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें ये गैमा रेस, एक्स रेस, यूवी रेडिएशन, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। ठीक हो। अब जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो अब ये जो गैमा रेज हैं या एक्स रेज हैं वो इतनी हाई एनर्जी पे हैं कि ये बॉन्ड को ब्रेक या आयोनाइजेशन वाला काम ये एटम्स का कर सकते हैं। ठीक हो। उसके बाद यूवी रेडिएशन है, इनकी एनर्जी उससे थोड़ी कम होती है, बांड टूटने वाला काम तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड कर सकते हैं लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी। अच्छा, आयनाइजेशन में तो आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही एटम के अट्रैक्शन से ही निकाल दिया जाता है ना, बिल्कुल दूर उसके अट्रैक्शन से ही गायब हो जाता है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में वो नहीं रहता और उस न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज जो है वो आ जाता है जब आयनाइजेशन होती है ना, ये एक्स रेज इतनी हाई एनर्जी में। तो यूवी रेडिएशन उससे जरा वीक है। तो इस वजह से ये आयनाइजेशन वाला काम तो नहीं कर सकती, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहां से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये शिफ्ट कर सकती है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करवा के ले जा सकती है। ठीक है, ये यूवी रेडिएशन है। विजिबल की एनर्जी इससे थोड़ी कम होती है, लेकिन ये भी एक्साइटेशन वाला काम ही करती हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ चली जाती है। ठीक होगा। उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन, इनकी एनर्जी और कम है कि ये एटम्स या मालिक्यूल्स में मालिक्यूल्स के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं उनको वाइब्रेशन करवा सकते। जैसे ये इसने एक एग्जांपल दी है कि ये दो एटम हैं जो वाइब्रेशन कर रहे हैं, लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं और दरमियान में बॉन्ड लेंथ कभी कम हो रही कभी ज्यादा हो रही। तो ये वाला काम, ये इंफ्रारेड की इतनी एनर्जी है कि सिर्फ रोटेशन का काम, वाइब्रेशन का काम कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करवाने वाला काम नहीं कर सकते। और जो माइक्रोवेव्स हैं इनकी एनर्जी और कम है कि ये मॉलिक्यूल्स को सिर्फ रोटेट कर सकते हैं, कि रोटेशन में बॉन्ड लेंथ वगैरह में कोई चेंज नहीं आती, तो ये सिर्फ रोटेशन का काम कर सकते हैं। और जो रेडियो वेव्स हैं ये न्यूक्लियर स्पिन या इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये यूवी रेडिएशन या विजिबल, ये यूवी विजिबल इकट्ठी ही बोली जाती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक हो गया, या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर तो ये रेडिएशन आ गई। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन इस्तेमाल होती हैं। और जो आपकी रेडियो वेव्स हैं ये आपकी इस्तेमाल होती हैं एनएमआर में या ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है। तो ईएसआर में या एनएमआर में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर जो है उसके अंदर ये रेडियो वेव्स इस्तेमाल हो रही होती हैं। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इसी तरह ये जो विजिबल वाला रीजन है उसको अगर आप ओपन करें तो उसमें आपको पता 7 कलर्स आ जाते हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इज इंडिगो रह गया, वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जो है ना 7 कलर्स आए। अच्छा, इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है वो 400 से 800 नैनोमीटर की रेंज में आता है, जो विजिबल रीजन है। और जो हमारा यूवी रीजन है वो 400 से पीछे, यानी 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर की रेंज में ये यूवी का रीजन आ रहा होता है। तो ये दोनों जो है वो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गए। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया स्पेक्ट्रम के हवाले से। अब हम बात करते हैं अपनी जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हमने लेके चलना है। तो हमारे पास जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो तरह की रेडिएशन इस्तेमाल हम करते हैं, एक तो यूवी रेडिएशन होगी और दूसरी साथ विजिबल रेडिएशन के, दोनों का फिनोमेना एक जैसा ही है कि हमने इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवानी है। अच्छा, इनकी रेंजेस भी दी हुई हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 190 से 800 नैनोमीटर ना, ये ओवरऑल उसने रेंज दी है यूवी विजिबल की। अमूमन जो यूज होती हैं विजिबल का रीजन, तो अभी हमने देखा कि 400 से 800 की रेंज में तो वो विजिबल वाला रीजन है। और उससे पीछे जो है यानी 400 से लेके पीछे 10 तक राउंड अबाउट जो है वो आपका यूवी रीजन में आ जाता है, यूवी रेडिएशन के रीजन में आ जाता है।
अच्छा, यूवी रेडिएशन की भी फर्दर हमने दो क्लासेस बनाई हुई हैं, क्लासिफिकेशन की हुई है। यानी आपके पास है 10 से लेके 400 तक एक रीजन हो गया जिसको हम यूवी का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास है 400 से लेके 800 तक, जिसे हम विजिबल का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया, विजिबल रीजन हो गया। अच्छा, जो यूवी है इसकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन की हुई है हमने। ये रीजन वैसे तो ए बी सी भी कर लेते हैं, ये ए बी सी कैटेगरी इसके ना रीजन भी बनाए हुए हैं। और नॉर्मली वैसे दो हम करते हैं। क्योंकि 400 तक है ना, तो 400 से 300 तक एक रीजन, 300 से 200 दूसरा, और 200 से पीछे तीसरा, ए बी सी उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस तरह। ठीक है। और दूसरा हम उसको कहते हैं, एक रीजन इसका बनाते हैं लेस देन 200, 10 से लेके 200 तक का रीजन। और दूसरा हम बनाते हैं 200 से लेके 400 तक का रीजन लिया जाता है। ठीक हो गई। तो जो 10 से 200 तक है इसको हम नाम देते हैं वैक्यूम, या वैक्यूम रीजन भी नाम देते हैं, या इसको फार यूवी रीजन का नाम भी दिया जाता है। ठीक हो गया। और जो 200 से 400 है इसको हम नियर का नाम देते हैं, या इसको क्वाड्स का भी नाम दिया जाता है। क्वाड्स रीजन, यू नियर या क्वाड्स का। अच्छा, वैक्यूम का नाम देने का तो अच्छा, पहले तो ये बात करते हैं नियर और फार का क्या कंसेप्ट है ना। तो हमारा तो विजिबल रीजन है ना, तो विजिबल है 400, तो 400 के करीब तरीन वाला जो रीजन है उसे हम नियर का नाम दे रहे हैं, और उससे दूर वाला जो है उसे हम फार का नाम, यानी आप रिलेटिव किस, ये जो नियर फार है वो किसके रिलेटिव से ले रहे हैं, विजिबल के रिलेटिव से ले रहे हैं। ठीक हो गया। और जो दूसरे नंबर पे वैक्यूम वाला है, वैक्यूम फार को वैक्यूम रीजन का क्यों नाम दे रहे होते हैं कि ये जो अगर आप यूवी रेडिएशन इस्तेमाल कर रहे हैं और ये 200 से 400 जो रीजन है, इस रीजन में आपका काम चल रहा है, तो आपके उस सैंपल के पास अगर एयर वगैरह मौजूद है तो कोई इशू नहीं आता कि ये वाली रेडिएशन वो एयर के अंदर मौजूद जो मालिक्यूल्स हैं, वाटर है, कार्बन डाई है, या दूसरी गैसेस वगैरह, तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर। लेकिन जब वैक्यूम रीजन की बात आती है तो ये जो रेडिएशन इतनी हाई एनर्जी वाली हैं कि ये जो आपकी एयर में मौजूद सब्सटेंसेस हैं वो भी ये वाली एब्जॉर्बेंस शो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से फिर अगर आप इन रेडिएशन पे जब हम काम करते हैं तो फिर हमें हमारे लिए वैक्यूम को मेंटेन करना जरूरी होता है। एयर वगैरह वहां नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको वैक्यूम रीजन का नाम भी दिया जाता है। ठीक हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारी फर्स्ट बात आती है जी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पे, कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जो आपकी हैं यूवी के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की जो होती हैं, तो वो क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, और कितनी तरह की टाइप्स वगैरह उसकी क्या है, इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बात हम इसमें ये करते हैं, तीसरी लाइन में लिखा है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन जब होती है तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आता है वो एक स्पेक्ट्रम की शक्ल में आता है, उसको हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है, ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ है। एक होते हैं एटम्स, ये जो शेल्स बनाए हुए हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, ये एटम्स का। तो एटम्स के अंदर तो डिस्क्रीट लेवल होते हैं, तो वो जब एब्जॉर्प्शन शो करते हैं तो उनका जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से गुजारने के बाद हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है, वो इस तरह का आता है जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि अब ये ना 10 से लेकर 100 नैनोमीटर तक सारी वेवलेंथ मैंने फेंकी हैं, वो सारी यहाँ पहुंच गई हैं सिवाय 40 और 70 के। और ये वाली जो मुझे ब्लैक स्टिप्स नजर आ रही हैं, पीछे सारा ब्राइट बैकग्राउंड है और ये स्टिप सिर्फ ब्लैक है। तो वो ये 40 और 70 वाली क्यों हुई है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर गया है ये वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करके। तो जो जो रेडिएशन जिस जिस इलेक्ट्रॉन से की एनर्जी गैप से मैच होगी सिर्फ वही एब्जॉर्ब होगी, बाकी नहीं होगी। बाकी सारी यहाँ पहुंच जाएंगी, इसको ब्राइट बना देंगी, और जो एब्जॉर्ब होगी वो यहाँ नहीं पहुंचेंगी, तो ये उनका जगह जो है वो ब्लैक आ जाती। इसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक हो। और लेकिन यूवी के अंदर जो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है कि 100 से शुरू होता है, 10 से 100 तक। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेवलेंथ ले रहे, शुरू होने की बात नहीं कर रहे, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज 10 से लेके 100 तक की मैंने रेडिएशन उस पे फेंकी हैं, तो सारी की सारी रेडिएशन ही एब्जॉर्ब होती हैं, और हर एक की कुछ ना कुछ वैल्यू एब्जॉर्बेंस की आ जाती है, और हमारे पास इस तरह के ग्राफ बन जाता है।
और ये सेंटर वाली जो लाइन एक है, यानी जो उसकी पीक, जो टॉप है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा होता है उसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ। और ये उस पर कंपाउंड की खूबी होती है जिसका ये आपने ग्राफ लिया होगा। ठीक हो गया। तो अब ये अब्जॉर्बर्स तो सारी की सारी होगी, तो ये अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो उसके अंदर ना, कि ये बैंड बना, ये आपकी लाइन स्पेक्ट्रम में, और ये एक कॉन्टिन्यूस बैंड है, तो बैंड क्यों बना है और ये क्या हमें शो कर रहा है, उसके अंदर ये हमारी डिस्कशन आ जाएगी कि ये 10 से 100 तक सारी ही क्यों एब्जॉर्ब हो गई हैं, और इस तरह ये कॉन्टिन्यूस जो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम क्यों आ जाता है। ठीक हो गया, ये हम अगले टॉपिक में बात करते हैं। अभी हमारे पास ये चाह रहा है कि एक्साइटेशन की जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। उसमें फर्स्ट हो गया जी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात हमने कर ली कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की शक्ल में हमें रिजल्ट देता है। फिर अगली बात हमने कर ली एब्जॉर्प्शन होता क्यों है, तो हमने कहा कि ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मूव करके जाते हैं। लो एनर्जी वाला जो लेवल है वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, रेडिएशन, ये यूवी की रेडिएशन या विजिबल की एब्जॉर्ब करके, और ऊपर हाई लेवल पे चले जाते हैं। ये डायग्राम, ये ग्राउंड स्टेट, वहां से इलेक्ट्रॉन मौजूद था, उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की और एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। एब्जॉर्प्शन जो करते हैं वो किसके बराबर है, वो एक्साइटेड माइनस ग्राउंड को डिफरेंस लें तो जो एनर्जी का गैप है, जिसे हम एच न्यू से भी शो कर सकते हैं, एच से मुराद प्लांक्स कांस्टेंट और न्यू से मुराद फ्रीक्वेंसी है। तो ये लोअर से हायर लेवल की तरफ जो जा रहा है, जितना गैप है, इस गैप के मुताबिक वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो डेल्टा ई गैप है ये भी एक फिक्स है, क्वांटाइज्ड है, ये नहीं है कि वेरिएबल नहीं है, हर एक की नेचर पे डिपेंड करते हुए। एटम्स हैं तो एटम्स के हर, आपको पता है हर एटम में एक शेल से दूसरे शेल में गैप जो है वो डिफरेंट होता है। मतलब पहले शेल और दूसरे शेल का गैप लेना है तो हाइड्रोजन में और है, हीलियम में और है, लिथियम में और, हर एटम का डिफरेंट होता है, तो इस वजह से उनकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी डिफरेंट आते हैं। इसी तरह जो हम एक्साइटेशंस की बात करने जा रहे हैं यूवी की रेडिएशंस के अंडर, तो वो भी जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेडिएशन, वो भी हर सैंपल के अंदर उनके जो एनर्जी गैप्स हैं ये मुख्तलिफ हैं, क्वांटाइज्ड हैं, फिक्स हैं, और यही उनकी एक स्पेसिफिसिटी बन जाती है, खसूसियत बन जाती है, जो हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दे देती है। ठीक हो गया। एक तो ये बात होगी लोअर से हायर। अच्छा, एक तो ये हमने इसमें बात हो गई कि लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ इलेक्ट्रॉन ने जंप करके जाना है। दूसरा ये कि जो लोअर लेवल कौन सा होगा, हायर लेवल कौन सा होगा, उसमें हम बात करते हैं। एक हमारे पास होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक यानी एक होमो होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड, और एक ल्यूमो होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमारी जो ट्रांजिशन जब भी होती है तो ये हमेशा होमो से ल्यूमो की तरफ होती है, क्योंकि इनका एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम होता है। इसको अगर मैं डायग्राम की मदद से आपको शो करूं, तो हमारे पास जो है ये डायग्राम में इसकी ना, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की मैं डायग्राम आपको शो कर रहा हूँ, इसकी एमओटी की डायग्राम शो की हुई है। इसमें देखें कि ये 2s बैलेंस चल जाए, सिर्फ उसी की ड्रा की 2s के दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में चले गए। इस तरह ये 2p(x,y,z) और दूसरे का 2p(x,y,z), उनमें ये फिलिंग हुई। तो ये लोअर, आपको पता है 2s के तो दोनों फिल होते हैं, 2p(x) भी फिल होता है, पाई 2p(y) 2p(z) भी फिल होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग जो 2p(y) और 2p(z) है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में। अब इस ये सारे बॉन्डिंग ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इसमें ये जो टॉप है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन, इसे हम कहेंगे ये होमो है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो इलेक्ट्रॉन रख रहा है। और इससे ऊपर वाला जो खाली ऑर्बिटल है उसे हम कहते हैं ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ तो एक ही है ना, अगर इससे ऊपर और भी लेवल होते हैं तो वो सारे खाली होने थे। उन सारे खाली लेवल्स के अंदर ये वाला लेवल सबसे नीचे है, जिसे कहते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, अब जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड है और लोएस्ट अनऑक्युपाइड, इन दोनों में एनर्जी गैप जाहिर बात सबसे कम होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं कि आपकी एक्साइटेशन जो होती है वो हमेशा होमो से ल्यूमो की तरफ चल रही होती है। ठीक हो गई। उसके बाद ये तो हो गया एक्साइटेशन। दूसरा,
आप अगर मालिक्यूल जब ड्रा करते हैं तो उसमें मालिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी तरह के हो सकते हैं ना, उसमें हमारे पास ये एनर्जी लेवल अगर हम बनाते हैं तो सिग्मा क्या जो बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे होता है, फिर पाई, फिर एन नॉन बॉन्डिंग लोन पे रखने वाले, और फिर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग है पाई का, और फिर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा का। तो ये एनर्जी, इसमें आप एमसीक्यू के तौर पे भी ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि किस लेवल की एनर्जी कम है और किस लेवल की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, जिसमें वो शिफ्टिंग के दौरान मूव करेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे अब जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है वो किस तरह हो सकती है, कैसे कैसे हो सकती है, तो उसमें सिग्मा से पाई स्टार में भी जा सकता है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में भी जा सकता है, इसी तरह पाई से पाई स्टार में मूव कर गया, इसी तरह एन से पाई स्टार में भी जा सकता है, और एन से सिग्मा स्टार में भी मूव कर सकता है। तो ये एक्साइटेशन मुख्तलिफ जो हो सकती है, उस बेस में हमारे पास जो एनर्जी लेवल बनेगा वो ये बनता है कि एन टू पाई स्टार जो है इसकी एनर्जी सबसे कम है। ये दें, एन टू एन से पाई स्टार ये जो गैप है ये एनर्जी में सबसे कम है। पाई से पाई स्टार उससे बड़ा है, और सिग्मा से सिग्मा स्टार उससे भी बड़ा है। ये सिग्मा से सबसे बड़ा है, ठीक हो गया, और एन से पाई स्टार सबसे कम था। अच्छा, पाई से पाई स्टार और एन से सिग्मा स्टार को भी कंपेयर किया गया है, तो उसमें पाई एन टू सिग्मा स्टार की जो ट्रांजिशन है एन से लेके सिग्मा स्टार, इसका एनर्जी गैप जो है वो कम है, और पाई से पाई स्टार का एनर्जी गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा है। ये इन्होंने रिलेटिवली एक दूसरे के रिलेटिव से ये गैप बनाए हुए हैं ताकि जो है ना वो गैप को समझना आसान हो जाए ना। तो पाई से पाई सिग्मा स्टार गैप जरा कम होता है, तो एन से सिग्मा स्टार जा रहा है तो वो गैप कम है, पाई से पाई स्टार वाला गैप जो है वो ज्यादा है। तो लेवल ये बन जाएगा। उसके बाद सिग्मा से पाई स्टार, यानी सिग्मा से पाई स्टार में अगर ट्रांजिशन होती है वाली, उसका गैप है, और सिग्मा से सिग्मा स्टार का सबसे लार्ज गैप है। तो ये एनर्जी का इनका लेवल्स बन जाते हैं। ये भी एमसीक्यू के तौर पे आपने ज़हन में रखना है कि ये इन मुख्तलिफ जो ट्रांजिशन हो सकती हैं कौन कौन सी हैं, और एनर्जी वाइज कौन कम है कौन ज्यादा है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, दूसरे नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि ये तो होगी एक्साइटेशन जो है किस तरह हो सकती है, कौन कौन सी पॉसिबल है। इसके साथ एग्जांपल्स भी मेंशन की हैं कि अल्केन्स में चूंकि आपको पता सारे सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं तो वहां सिग्मा से सिग्मा स्टार ही ट्रांजिशन हो सकती है। कार्बोनाइल जो होता है सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है, तो उसमें सिग्मा टू पाई स्टार, चूंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड भी है और उसमें पाई बॉन्ड की वजह से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग भी है, तो सिग्मा से पाई स्टार ट्रांजिशन उसमें हो सकती है। अच्छा, और जो पाई से पाई स्टार है वो जहां भी डबल बॉन्ड होगा, अल्कीन में है, कार्बोनिल कंपाउंड में, अल्काइन में हो गया, इस दो कंपाउंड वगैरह वगैरह। अच्छा, और एन टू पाई स्टार एन वाले जहां होगा जहां लोन पेयर होगा ना, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन वाले जितने भी कंपाउंड हैं, इन सारों के वैलेंस शेल में लोन पेयर हैं, एन एन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये रखते हैं, तो वो सिग्मा स्टार में ये शिफ्ट कर सकते हैं। और जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें चूंकि पाई बॉन्ड भी है, तो पाई बॉन्ड की वजह से पाई स्टार का भी एंटी बॉन्डिंग मौजूद है, तो एन से पाई स्टार में भी जा सकता है, क्योंकि कार्बोनिल में आपको पता है ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, तो उसका लोन पेयर पाई स्टार में भी शिफ्ट हो सकता है। तो ये उसकी ओवरऑल यानी ट्रांजिशन मुख्तलिफ बन जाती है एग्जांपल्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, और ये कंसीडरेबल है और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने जरा तवज्जो से इसको देखना है, कि एक सवाल आता है कि मुख्तलिफ टाइप की जो ट्रांजिशन हैं उनमें सबसे कम एनर्जी गैप वाला कौन सी ट्रांजिशन है, तो वो हम मेंशन करते हैं एन से पाई स्टार जो है वो उसकी एनर्जी गैप जो है वो सबसे कम है। ठीक है जी? उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार, और फिर ये बाकी चल रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन ट्रांजिशन होने के जो चांसेस हैं, ज्यादा चांसेस हो किसके हो सकते हैं, उसको जब हम देखते हैं तो उसमें पाई से पाई स्टार के चांसेस ज्यादा हैं, एन से पाई स्टार के होने के चांसेस कम है, ट्रांजिशन के चांसेस कम है। क्या मतलब है चांसेस कम है, कि यहाँ पे एक वर्ड उसने लिखा हुआ है सिलेक्शन रूल के नाम से ना, कि वैसे तो सिलेक्शन रूल पांच छह होते हैं, काफी सारे उसमें डायपोल मोमेंट भी कंसीडर होती है, उसमें जो है वो स्पिन चेंज ऑफ स्पिन उसको सिंगुलर ट्रिपलेट स्टेट्स उसको देखा जाता है, ठीक हो गई, एनर्जी गैप को देखा जाता है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे हमने जो बात करनी है, हम जो हमारे रिलेटेड है, क्योंकि सिलेक्शन रूल अभी हमारे यहाँ टॉपिक नहीं है तो उसको हम एक्सप्लेन उसकी डिटेल में नहीं जाते। हमारा जो उसमें से मेन जो पॉइंट है जो हमारे यहाँ रिलेट करता है वो है फॉरबिडन ट्रांजिशन, कि वो ट्रांजिशन जो मना की गई है, फॉरबिड है,
रोक दी गई है वो कौन सी हैं, और जो दूसरी जो नहीं रोकी गई उसको हम नाम देते हैं अलाउड ट्रांजिशन, और जो रोक दी गई उसे हम कहते हैं फॉरबिडन। जैसे यहाँ उसने लिखा है कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरबिडन ट्रांजिशन, कि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन की कैटेगरी में आती है, और वो जो पाई टू पाई स्टार थी वो अलाउड ट्रांजिशन की कैटेगरी में आती है। हालांकि एनर्जी गैप एन टू पाई स्टार का कम है, लेकिन पाई टू पाई स्टार जो है वो अलाउड होने की वजह से, फेवरेबल होने की वजह से उसके चांसेस ज्यादा है, और वो उस उसकी प्रोबेबिलिटी या उसकी इंटेंसिटी जो होती है, एब्जॉर्बेंस जो होती है इस पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की ज्यादा होती है, एन टू पाई स्टार की जो ट्रांजिशन की जो एब्जॉर्बेंस है वो कम होती है। अब हमारा यहाँ पे एक सवाल अब ये आ गया कि ऐसा क्यों है, कि इन दोनों में इस ये फर्क क्यों है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एक डायग्राम इसमें हम देखते हैं। ये इसने एग्जांपल दी है जी, ये है अल्कीन जिसमें पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है, ठीक हो गया। और ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें ये पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी है, और ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से एन से पाई स्टार ट्रांजिशन भी हो सकती है। तो दोनों चांसेस इसके मौजूद है, यानी पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन भी है और एन से पाई स्टार ट्रांजिशन भी है। अच्छा, पाई से पाई को देखें तो ये पाई का यानी होमो उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये उसका एंटी बॉन्डिंग है, तो पाई से वो पाई स्टार ट्रांजिशन में वो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। और आप देखेंगे ये एक ही फेज में, एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं। जो नॉन बॉन्डिंग को देखें तो उसका प्लेन जरा है डिफरेंट, ये पी ऑर्बिटल देखें ना, और एक्सिस की तरफ है। अब आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके वहां से इधर इस प्लेन की तरफ आना है, इसके एंटी बॉन्डिंग में मूव करना है। तो ये जो डिफरेंट प्लेन डिफरेंट फेज की वजह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है वो कम हो गए, इस वजह से इसको हम फॉरबिडन ट्रांजिशन का नाम देते हैं। और उधर से जो आपके पास है ये जो पाई वाला था वो चूंकि एक ही प्लेन में आ रहा था, उसकी वजह से उसको हम पाई टू पाई जो ट्रांजिशन हो रही हैं उसको हम अलाउड ट्रांजिशन का नाम देते हैं। ठीक हो गई, ये तो हमने बात कर ली कि मुख्तलिफ टाइप्स की जो एक्साइटेशन जो हो सकती हैं और उनके क्या क्या लेवल्स है, एनर्जी गैप क्या है। लास्ट एक पॉइंट इसके हवाले से कि जब ये मालिक्यूल्स वापस डी एक्साइट होंगे, एक्साइट हो गए उसके बाद इन्होंने वापस आना, डी एक्साइटेशन करनी है, तो उसमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, यानी किस तरह डी एक्साइटेशन होती है। तो उसमें दो चांसेस है, एक तो ये कि ये एक दूसरे दूसरे नेबर मालिक्यूल के साथ कोलाइजन शो करें, कोलाइड करें। जब ये कोलाइजन करेंगे तो इसमें ये हीट एनर्जी उसको ट्रांसफर करेंगे और वो हीट की फॉर्म में होगी, यानी सैंपल आपका हीट अप हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं यानी हीट की फॉर्म में कोलिजन के थ्रू ही एनर्जी का लॉस होना। दूसरा, हीट लॉस इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की फॉर्म में लाइट अमिट करके वो एनर्जी लूज करते हैं। उसमें हमारे पास फ्लोरिसेंस और फास्फोरिसेंस ये दो फिनोमेना आ जाते हैं। दोनों में डिफरेंस तो डिटेल में तो काफी सारी चीजें हैं, मैं एक हल्का सा डिफरेंस आपको बताता जाता हूँ ताकि जरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि फ्लोरिसेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो फिर साथ ही वापस जब वो वापस आते हैं तो जहां से आए थे वहीं वो वापस शिफ्ट होते हैं कि जम में, और लाइट अमिट कर देते हैं। जो फास्फोरेसेंस होती है उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो हाई लेवल पे गए हैं तो जब वापस आते हैं तो एक ही जम में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं पहुंचते, बल्कि उस हाई लेवल से कोई नीचे लेवल पड़ा हुआ है पहले वहां गिरते हैं, लाइट अमिट करते हैं, फिर उससे नीचे पे गिरते हैं, फिर लाइट अमिट करते हैं। इस तरह करते करते फिर वो अपने ओरिजिनल जहां से वो चले थे वहां पे पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को हम फास्फोरेसेंस का नाम देते हैं, कि आहिस्ता आहिस्ता लाइट निकलती है और देर तक निकलती रहती है। और फ्लोरिसेंस जो होता है उसमें जो लाइट निकलती है वो इकट्ठी एक ही वक्त में निकलती है और जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक हो गई, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन मुख्तलिफ जो है वो कितनी तरह की हो सकती हैं और उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है।